बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ये 4th चैप्टर है आपके बुक का। इसमें हम एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? केमिकल बॉन्डिंग जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अटैच रहें या एडजस्टेड रहें तो इसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू और मोर एटम्स इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। कि दो या दो से ज़्यादा एटम यानी दो एटम हो उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो या दो से ज़्यादा एटम हो उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स हो तो उनको कहते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को जानने के लिए, इसको समझने के लिए पहले आपको ऑक्टेट रूल का पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल में सबसे पहले हम समझते हैं लीवेज डॉट स्ट्रक्चर। लीवेज डॉट स्ट्रक्चर में हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ऑक्सीजन की तो ये है 1s2 2s2 2p4, यानी इसके आखिरी शेल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन हैं, इसके दो शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आपको शेल और सब शेल का बताया था कि सब शेल क्या होते हैं और शेल क्या होते हैं। तो पहला जो शेल है वो उसका एक ही सब शेल है, वो S सब शेल है। दूसरे शेल के 2 सब शेल हैं, एक है S शेल और दूसरा है P शेल। ये रिप्रेजेंट करता है 1 रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को कि ये कौन सा शेल नंबर है। ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को कि ये कौन सा सब शेल है, और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को कि ये जो टॉप इलेक्ट्रॉन है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें कितने सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में पहला सब शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। पहला सब शेल चाहे वो पहले शेल का हो, दूसरे शेल का हो या तीसरे शेल का हो, उसका पहले सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहला सब शेल हमारा है S। इसी तरह दूसरे जो शेल है, जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे शेल में भी पहला सब शेल होता है फिर दूसरा सब शेल होता है, यानी 2 सब शेल होते हैं। 2 उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं शेल को कि ये शेल नंबर 2 है। अब शेल नंबर 2 में 2 सब शेल हैं, एक है S और दूसरा है P। तो इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी एटम है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके टोटल ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन ही 8 हैं। 2 पहले शेल में हैं और 6 जो हैं ये दूसरे शेल में हैं, यानी 2 दूसरे शेल के पहले सब शेल में हैं और 4 जो हैं वो दूसरे शेल के दूसरे सब शेल में हैं। तो नॉर्मली इसमें जब ये सब शेल कंप्लीट होता है तो इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन ये चूंकि सब शेल इनकम्प्लीट है, यानी इनका जो दूसरा शेल है ये इनकम्प्लीट है, दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होते हैं। आप देख सकते हैं कि 8 नहीं बल्कि 2 पहले सब शेल में और 4 जो है वो सेकंड सब शेल में है। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में। तो ये टोटल जो दूसरे शेल में होते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके। इसको हम लीवेज डॉट स्ट्रक्चर से यू रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं और बॉन्ड के बारे में कि किस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द होते हैं किसी भी एटम के इर्द गिर्द, तो हम फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि उसके लास्ट शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट शेल से क्या मुराद है कि वो लास्ट शेल अगर उसमें किसी एटम में 2 शेल हो तो उसको दूसरे शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी शेल में
3 शेल हो तो उसके तीसरे शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दोबारा बता दूं कि ये 2 रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को, तो ये दोनों जो है दूसरे शेल में है, और एस और पी जो है ये सब शेल है दूसरे शेल के। तो इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं आखिरी शेल यानी दूसरे शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 ही शेल हैं। तो जब भी हम लीबेज डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हम शो करते हैं, जो डॉट लगाते हैं, वो आखिरी शेल के डॉट लगाते हैं। तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में यानी दूसरे शेल में, तो और इसमें भी हम 6 ही इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अब इसका जो दूसरा शेल यानी ये वाला शेल ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि नॉर्मल तो जब कंप्लीट अगर होगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो और 2 इलेक्ट्रॉन की मजीद की ज़रूरत है इसको। तो इसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर कोई और एटम हो तो वो भी अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड जो बनते हैं वो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनाते हैं कि वो खुद स्टेबल हो जाए। और बाउंड के जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम डिफाइन करेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जिसकी वजह से एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन का अगर हम देख लें तो इसके शेल को अगर हम बना लें तो इसमें ये है कि पहले शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो उसके फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट सब शेल की हो गए, ये दूसरे सब शेल की हो गई। तो ये दोनों जो है यानी 2 रिप्रेजेंट करता है कि ये दूसरा शेल है। तो इसमें जो दूसरे शेल में है कि इलेक्ट्रॉन टोटल 5 हो गए। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें डॉट मेथड से तो हम यूँ इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लगे हुए हैं और इस साइड पे 3 लगे हुए हैं। तो ये है लीबेज डॉट स्ट्रक्चर। इससे हम रिप्रेजेंट करते एटम को कि जब भी हम बॉन्डिंग का बनाते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब वो रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान हम इलेक्ट्रॉन को यू रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है? ऑक्टेट रूल का ये मतलब है कि हर एटम ने, जैसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी आखिरी शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मां सिवाय हाइड्रोजन के और हीलियम के, जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम या होने चाहिए। तो बाकी जितनी भी एटम्स हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल होगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो आप लोगों ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जब स्ट्रक्चर मैंने बताया और लिखा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उसके आखिरी शेल में, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये स्टेबल नहीं थे, ये तब स्टेबल होते जब दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो तब ये स्टेबल होते। तो अब स्टेबल होने के लिए ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हम देखते हैं कि जब ये बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की, अच्छा बॉन्ड जब भी बनता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ये बॉन्ड्स बनते हैं। आप ये हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में टोटल जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में वो 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 और 2 6 और ये इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए। हाइड्रोजन के पास एक ही ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसको हाइड्रोजन और हीलियम को आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसके पास हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की मजीद जरूरत है। क्लोरीन को भी एक की जरूरत है और हाइड्रोजन को भी एक की जरूरत है। तो होता यूं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर देते, दरमियान में रख देते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड बनने की वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन भी फायदा उठा रहे होते हैं, यानी ये भी ये महसूस कर रहे होते हैं कि ये हमारा आखिरी शेल मुकम्मल है, क्योंकि ये जो है अपना काम चला रहे होते हैं। और क्लोरीन भी जो है इसके पास 6 तो अपने इलेक्ट्रॉन है, 1 7वां ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना, लेकिन ये दरमियान में उन्होंने रखा होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो तब ये भी जो है अपना फायदा उठा रहे होते हैं और इन्होंने अपना आखिरी शेल मुकम्मल किया होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एटम जो है वो हाइड्रोजन की भी बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की भी 8 बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में ये होता है कि टोटल इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो करती क्यों है नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन दरमियान में रख लेता है, एक नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख लेता है, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख लेता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में रख देते हैं तो दोनों इससे फायदा उठा रहे होते हैं और दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये भी इस तरह का फायदा उठा रहा है और ये भी फायदा उठा रहा है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दरमियान में रखा हुआ होता है। और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है बॉन्ड बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। ये फर्स्ट जो है बॉन्ड है, फिर इसके बाद सेकेंड बॉन्ड और फिर इसके बाद थर्ड बॉन्ड। तो बॉन्ड इस तरह बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बनते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड की जो है टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में होता यूं है कि आयंस बन जाते हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं? आयंस यूं बनते हैं कि मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और वही ताकतवर होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर होते हैं, जब बॉन्ड बनता है, तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो एटम उसके साथ अटैच है जिसने बॉन्ड बनाया है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है या नॉर्मल है, तो होता यूँ है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो उससे जो दरमियान में उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं वो खींच लेता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जब उनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। जब बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है वो जो दरमियान में उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं दोनों ने, तो वो अपना तो उसके पास होता ही है, जो दूसरा एटम दरमियान में इलेक्ट्रॉन रख लेता है तो वो भी अपनी तरफ ले जाता है, अपनी तरफ जो है रख लेता है। और जब अपनी तरफ रख लेता है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि अपनी तरफ रख लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उन्होंने एक के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है आ जाता है। और दूसरा जो होता है जिससे इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया होता है
तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाता है कि उसके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, जो दरमियान में उन्होंने शेयर किए होते हैं उनको अपनी तरफ खींच सके, जिसकी वजह से जो दूसरा ताकतवर होता है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और खींचने की वजह से उस पर जो है जो दूसरा होता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन ने पहले यूं हुआ है कि सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखा है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखा है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, तो ये ताकतवर हो गया। अब ये होता यूं है कि जब दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन खींच लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इस वजह से जब वो खींच लेता है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे ऑटोमेटिकली भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे चला जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें जो आयंस की वजह से बने तो उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दो इसकी डिफिनेशन हो सकती है आयनिक बॉन्ड की। ऐसा बॉन्ड जो दो आयंस के दरमियान बने उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। या दूसरी डिफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि वो बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ ले जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। इसी तरह बाकी भी जो है मुख्तलिफ इसके हो सकते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख ली हैं। अच्छा, उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, यानी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद के दरमियान में वो पड़े होते हैं। एक एटम भी इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेता है, और वो शेयरिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की, यानी वो ट्रांसफर नहीं होता। ऐसा नहीं होता जिस तरह की NaCl में मैंने आपको पढ़ाया कि ये Na है, सोडियम है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो क्लोरीन चूंकि ताकतवर होता है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी पास रख लेता है, और साथ में सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ले जाता है, ट्रांसफर कर देता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि दरमियान में रखा होता है इलेक्ट्रॉन को, और वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब जितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतनी ही वो इलेक्ट्रॉन दरमियान में रख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसका आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि उसके आखिरी शेल को 2 इलेक्ट्रॉन की टोटल ज़रूरत होती है। तो एक तो उसके पास अपना होता है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उसको होती है। तो जब वो दूसरी हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो दोनों हाइड्रोजन एटम दरमियान में अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, और जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं तो उसके बाद दोनों फ़ायदा उठा रहे होते हैं। वो ये इलेक्ट्रॉन जो है जो इसका है और ये इलेक्ट्रॉन जो इसका है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं और ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भी इस तरह उठा रहे हैं और ये भी, और दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे हुए होते हैं। तो दोनों का आखिरी शेल मुकम्मल हुआ होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 किस्में हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है हर एक, यानी हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें हर एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं।
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे इसके नाम से जाहिर है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें जो एटम होते हैं वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम जो है और ये हाइड्रोजन एटम इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। वो यूं बनाया हुआ है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन ने शेयर किया हुआ है, और यूं इनका जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और इस तरह ये दोनों एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड में इस ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, दूसरे ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, और ये इन दोनों के दरमियान इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है और जिसके दरमियान जो है दूसरा बॉन्ड बन जाता है। तो ये सिंगल और फिर डबल जो है बन जाते हैं। तो इस वजह से इनको कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर हर एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर किए हों तो इसको हम कहते हैं कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है कि इसमें हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेता है और तीन बॉन्ड इनके दरमियान बन जाते हैं। यानी हर दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है बॉन्ड बन जाता है। एक यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का बनना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का बनना और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का बनना क्यों जो है किस तरह ये बनते हैं, डबल कहाँ बनता है, सिंगल कहाँ बनता है और ट्रिपल कहाँ बनता है, वो यूं बनते हैं कि जितनी किसी एटम को ज़रूरत होती है अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, तो इतनी ही बॉन्ड्स फिर बन जाते हैं। यानी यहाँ पे इनको हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी तो इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इससे ये हाइड्रोजन भी फ़ायदा उठा रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से ये भी फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये दो जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। 4 अपने पास यूं यहाँ पे रख लेते हैं तो 4 ये होते हैं, 2 ये हो गए इसके अपने और 2 ये इस्तेमाल करे तो टोटल 8 हो गए। इसी तरह ये भी 8 इस्तेमाल करें। इसी तरह नाइट्रोजन जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेते हैं और 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है क्योंकि इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम शेयर करता है दरमियान में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें हर एटम दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लेता है। जबकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं 2 एटम के दरमियान और हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके बन जाते हैं। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वो होता है जिसमें जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बना होता है। ये ऑर्बिटल हैं हर एक एटम के और ये ओवरलैपिंग की वजह से बना होता है। यानी दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए होते हैं ये ओवरलैपिंग की वजह से बना होता है। ओवरलैपिंग क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप हुए होते हैं। तो ये है सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, सॉरी पाई नहीं, सिग्मा बॉन्ड यूं बनता है जो ओवरलैपिंग की वजह से बन जाते हैं एटम्स के ऑर्बिटल के। और पाई बॉन्ड वो बनता है जैसे यहाँ पे इसका जो है पाई का निशान भी लगा हुआ है, तो वो यूं के जो सीधा वो खड़े होते हैं जो ऑर्बिटल सीधा, और इनकी अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है। यानी वर्टिकल इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड जो बना होता है उनको कहते हैं कि ये पाई बॉन्ड। जिस तरह के ये ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के दरमियान जो अट्रैक्शन का बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। अब कब जो है कौन सा सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड इसके होते हैं, यानी पाई बॉन्ड इसमें कौन सा होता है और सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है। तो सिंगल जो है वो ये पहला जो बॉन्ड बनता है ये
सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो ये वाले बॉन्ड बनते हैं और ये वाले जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं एक और वीडियो के साथ आपको लेक्चर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।